हेलो दोस्तों, मैं मनीष करे अपना स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर @मनीष करे 1402 पर। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स में जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका पार्ट मैं चालू करने जा रहा हूं। तो अभी तो नहीं, 1-2 दिन बाद चालू करेंगे। अभी समष्टि अर्थशास्त्र चल रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र में मांग की प्रतिशत विधि करा दी है, जो कि उसकी 4 विधियां होती हैं। मांग की प्रतिशत विधि, मांग की कीमत लोच की प्रतिशत विधि, बिंदु विधि और प्रतिशत विधि, बिंदु विधि, चाप विधि और कुल व्यय विधि। 4 विधियां होती हैं, उसमें से अभी एक ही कराई है और मांग की लोच की मान्यताएं बता दी हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। अगर वो देखना है तो पीछे वाली वीडियो में उसको भी देख लो, जिससे कि ये वाली विधि सही समझ में आ जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थ्योरी भी नहीं है। इसमें ओनली ये डायग्राम है, ये वाला। इसमें आएगा FG। इसमें क्या आएगा, इसमें जो वो बनता है वो बनेगा नीचे का खंड, नीचे का भाग अपॉन ऊपर का भाग। अब नीचे का और ऊपर का इसमें कैसे डिवाइड किया गया है तो देखेंगे, तो उसमें ओनली कुछ नहीं है। प्रतिशत विधि का क्या वो था, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये क्या है, प्रतिशत विधि का फॉर्मूला है। इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ओनली बस यही आता है। नीचे का भाग ओ ए, ऊपर का भाग A-F। बस, और कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। ओनली इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, जो इस फॉर्मूले के द्वारा पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। जो बिंदु विधि द्वारा आएंगे वो इस फॉर्मूले के द्वारा पूरे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्या है वो कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि में 3 पॉइंट होते हैं और उसको डायग्राम और सारणी दोनों के द्वारा समझा जाता है। तो मैं दोनों बताऊंगा। इसको बिंदु विधि को हटाओ, मांग की लोच, इसमें लिखेंगे क्या, कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि। अब इसकी पहले थ्योरी लिखेंगे या फिर सारणी। अच्छा याद रखने के लिए क्या है, इसमें पहले अपन सारणी बना लेते हैं। सारणी बना लेंगे तो उसके द्वारा पूरी जो थ्योरी है वो पूरी लिखी जाएगी और थ्योरी के अनुसार पूरा डायग्राम बन जाएंगे। 3 डायग्राम बनेंगे, 3 ही पॉइंट आते हैं इसमें। यहाँ हो जाएगा कीमत,
कीमत, पी मतलब प्राइस, मात्रा मतलब क्वांटिटी, और कुल व्यय। टी सिग्मा। इसमें देखो कुछ नहीं है, अपने मन से मान लीजिए कीमत 10 रुपये है, मात्रा अपन ने कितनी खरीदी 10, और यहाँ कुल व्यय कितना हो गया 100 रुपये। 100, उसके बाद 9 रुपये कीमत हुई। 9 रुपये कीमत से कितना खरीदे 20 यूनिट, 20 मात्रा खरीदी इसकी, तो 20 की कितने हो जाएंगे 180 रुपये। इसके बाद 8, यहाँ 30 खरीदते हैं तो 8 से 24, 240 रुपये। ठीक, उसके बाद 7, यहाँ 40, 280 रुपये। कुछ नहीं करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मात्रा कीमत एक वस्तु की कीमत मान लो 10 रुपये है, तो 10 वस्तुएं कितने की आएंगी 100 की। एक वस्तु की कीमत 9 रुपये है, तो 20 वस्तुएं कितने की आएंगी 180 की। ऐसे ही करते जाना है। 6, 50, 300 रुपये, 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 6, 60, 300 रुपये, 4, और ये कितना आ जाएगा 70, 280 रुपये, 3, 80, 240 रुपये, 2, 9, 180 रुपये, 1, यहाँ 100, तो 100 रुपये। कुछ नहीं करना है। हाँ, अभी जो इसमें से 3 पॉइंट बनते हैं वो तुम्हें भी दिख रहे होंगे, कौन कौन से 3 पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट ये बनता है, वस्तु की कीमत घटती है और मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, कुल व्यय बढ़ता है। वस्तु की कीमत घटती है और मात्रा बढ़ती है तो कुल व्यय भी बढ़ता है। देखो यहाँ कीमत घट रही है, पहले 10 थी, फिर 9 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 6 हो गई। ठीक है, ऐसे ही कीमत घटी, फिर मात्रा बढ़ी। पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, 30, 40, 50। तो उसमें दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, कुल व्यय भी बढ़ेगा। पहले 100 रुपये खर्च हो रहे थे, जब 10 रुपये की कीमत थी और 10 वस्तुएं खरीद रहे थे तो 100 रुपये खर्च हो रहे थे। उसके बाद जैसे ही 9 रुपये कीमत हुई और वस्तुएं 20 खरीदने लग गए तो 180 रुपये खर्च हुए पूरे। ऐसे यहाँ तक सेम रहेगा। इसके बाद ये दोनों वाले पॉइंट में इसमें
देखो कोई चेंजिंग नहीं है, वस्तु की कीमत भी कम हो रही है और मात्रा भी बढ़ रही है, मगर कुल व्यय में कोई अंतर नहीं पड़ता है, कुल व्यय में कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक बार मैं देख लूं। एक पॉइंट और आता है, उपभोक्ता की कीमत और कुल व्यय के मध्य उल्टा संबंध पाया जाता है। देखो ये वाला पॉइंट लिखा है, उपभोक्ता की कीमत और कुल व्यय के मध्य उल्टा संबंध पाया जाता है। कीमत घट रही है तो कुल व्यय बढ़ रहा है, ये विपरीत संबंध हो गया। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट बनता है, ये फर्स्ट स्टेज हो गई, फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज हो जाएगी और यहाँ से ये थर्ड स्टेज हो जाएगी। इसके बाद एक और बचती है चाप विधि, उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, वो भी सेम ही फॉर्मूला है। अभी इसको देख लो। वस्तु की कीमत घटती है और मात्रा बढ़ती है तो कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो सेकंड वाली स्टेज हो जाएगी। देखो यहाँ कीमत भी घट रही है और मात्रा भी बढ़ रही है, मगर व्यय पहले भी 300 था, अब भी 300 हो रहा है। ये एक मोड़ बिंदु होता है, जो कि यहाँ से मांग की लोच एक मोड़ लेती है, किस तरफ कि मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। इसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट बचता है वो ये वाला है, वस्तु की कीमत घटती है और मात्रा बढ़ती है तो उपभोक्ता के कुल व्यय में भी कमी आने
तो उपभोक्ता की कीमत और कुल व्यय के मध्य समान संबंध पाया जाता है। क्या है? कीमत भी घट रही है, मात्रा भी बढ़ रही है, मगर कुल व्यय में कमी हो रही है। देखो ये 300 था, फिर 280 हुआ, फिर 240 हुआ, फिर 180 हुआ, फिर 100 हुआ। कीमत भी, कुल व्यय भी घट रहा है। पहले कुल व्यय बढ़ रहा था, फिर एक पॉइंट पे आके दोनों में समान हो गया। पहले था जो इतना ही रहा, फिर उस पॉइंट के बाद घटना स्टार्ट हुआ। यहाँ दोनों चीज़ें समान हो रही हैं, मगर यहाँ कुल व्यय में देखो अंतर होता जा रहा है। पहले क्या हुआ? परिवर्तन होता जा रहा है कुल व्यय में। पहले को कुल व्यय बढ़ा, एक पॉइंट पे आके स्थिर हो गया, फिर उस पॉइंट के बाद उसने घटना स्टार्ट किया। घटता क्यों है? क्योंकि इधर क्या है कि जो कीमत है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, बिल्कुल ही कम हो जाती है, और मात्रा बढ़ती है, मात्रा बढ़ जाती है, मगर इतनी मात्रा नहीं बढ़ पाती है कि कुल व्यय पहले से बढ़ जाए, पहले से कम ही हो जाएगा। ये कुल व्यय विधि हो गई। इसके बाद जो बनती है, यही बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं है, चाप विधि। चलो इसको मिटा ली दो। मांग की कीमत लोच की चाप विधि। यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, ओनली न्यूमेरिकल आते हैं, जो सवाल बनते हैं वही आएंगे, क्योंकि ये इसमें पूछने लायक कुछ भी नहीं है। चाप विधि, एक क्लास रखेंगे, उसमें ओनली इसके सवाल कराए जाएंगे, न्यूमेरिकल। तो वो पहले सवाल लिखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल लिखने में, क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँगा, 3-4 क्वेश्चन लिख लूँगा पूरे बोर्ड पर, फिर उसका सॉल्यूशन करा देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सभी का डायग्राम एक जैसा ही बनता है। Q1 P1 O X Y, यहीं तक रहेगा, यहाँ तक नहीं जाएगा ये। A और P, ठीक है। इसमें वही है, सिग्मा डी बराबर डेल Q अपॉन डेल
इंटू पी माइनस पी अपॉन क्यू, यही फॉर्मूला है जो कि चाप विधि का है। ठीक, इसको अगर खोलते हैं, सिग्मा डी बराबर, इसमें क्या दिया हुआ है, नई मांग माइनस पुरानी मांग अपॉन नई कीमत माइनस पुरानी कीमत, इंटू इंटू में क्या आएगा, पुरानी कीमत अपॉन पुरानी मांग। ये हो गया तुम्हारा क्या, आज मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच की 4 विधियां बताई थी, बिंदु विधि, प्रतिशत विधि, चाप विधि और कुल व्यय विधि। चारों खत्म हो गई। इसके बाद जो आती है मांग की आई लोच और आड़ी लोच, 2 विधियां बचती हैं, उसे भी कराएंगे। ओके, थैंक यू। अपना चैनल नहीं दिखाया आज, चैनल है अपना @ ये अपना चैनल नाम है, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो। ओके, थैंक यू।